बुआ हो तो ऐसे। बुआ वैसे तो काव्या को बहुत प्यार करती थी, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। काव्या काव्या कहाँ हो तुम मेरी गुड़िया रानी। सुनिधि बुआ लाड भरी आवाज में अपनी प्यारी भतीजी को बुला रही थी। वह जब भी मायके आती अपना अधिकांश समय अपनी गोलू मल्लू कव्या के साथ ही बिताती थी। रात देर तक बुआ भतीजी गपियाती रही थी, इसीलिए आज सुनिधि को नींद कुछ देर से खुली। काव्या का स्कूल का टाइम हो रहा था, इसीलिए वह जल्दी उठ गई थी और अभी नहा ही रही थी कि बाहर से उसे पुकारते हुए सुनिधि बुआ की आवाज उसके कानों में पड़ी। सो काव्या ने बाथरूम के अंदर से ही आवाज दी कि बुआ मैं बाथरूम में हूँ। सुनकर बुआ आश्वस्त तो हुई, पर उधर उसकी बुआ सुनिधि को भी बाथरूम जाना था। तो सुनिधि ने काव्या से कहा, तुम बस नहाकर निकल जाओ बेटा और अपने कपड़े छोड़ दो। मैं नहाते वक्त अपने साथ तुम्हारे कपड़े भी धो दूंगी। काव्या बुआ की बात मानकर नहाकर बाहर आ गई और स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। इधर सुनिधि जब काव्या के कपड़े धो रही थी तो उसे उसके अजीब से इनर वियर्स धोने को मिले। किसी बड़े समीज में काव्या के अनगढ़ हाथों से लगे हुए टाके उसे अपने पुराने दिनों में ले गए, जब वह भी काव्या की तरह एक किशोरी थी और अपने शारीरिक परिवर्तन को लेकर बेहद संजक थी। तब सुनिधि का कितना मन करता था कि वह भी अपनी अन्य सहेलियों की तरह आरामदायक और चुस्त अतः वस्त्र अपने पहने, पर माँ इजाजत नहीं देती थी। और आज वर्षों बाद उसकी भतीजी काव्या भी वही सब झेलने की विवश थी। उसने निश्चय कर लिया कि इस बिना माँ की मासूम बच्ची की आवाज वह खुद बनेगी। संजोग से अगले दिन रविवार था। सुनिधि ने काव्या से कहा, शाम को हम मॉल चलेंगे, तुम्हारी पसंद और जरूरत के हिसाब से इनर वेयर्स की शॉपिंग भी करेंगे। सुनिधि ने नाश्ते के बाद काव्या से कहा तो वह खुशी से उछल पड़ी। सच में बुआ, आज आप मेरी पसंद के कपड़े दिलाओगी। आप समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ। मुझे इन ट्रेडिशनल समीज जैसे कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। अब तो मेरी सारी सहेलियाँ मॉडर्न विनर वियर्स स्पोर्ट्स वाले फिट कपड़े पहनने लगी है, पर मुझे दादी पहनने ही नहीं देती। काव्या की बात सुनकर सुनिधि को अपने दिन याद आ गए और साथ ही इस बिन माँ की बच्ची काव्या पर उसे बेशुमार प्यार उमड़ आया। काव्या अभी वही सब झेल रही थी जो कभी सुनिधि ने झेला था। सुनिधि जब वह सद्दी पर थी तब उसकी माँ जानकी जी उसे कभी भी अच्छे और आधुनिक अतः वस्त्र नहीं पहनने दिए थे, क्योंकि उनके अनुसार यह किशोरावस्था में प्रवेश करती हुई लड़कियों के लिए सही न था। वह घर पर ही उसके लिए कोरेस्ट टाइप और जैकेट बना देती थी, जिसे अंदर पहनकर उसे बहुत गर्मी लगती और साथ ही वह आरामदायक नहीं लगता था। उस समय भी इतनी आधुनिकता तो आ गई कि सुनिधि की बाकी सहेलियाँ अच्छे आधुनिक और सही माप के अतः वस्त्र पहनने लगी थी, लेकिन उसकी माँ जानकी जी के लिए सब चीज़ें बस आधुनिक चोचले थे और वह यह मानती थी कि जब लड़की बहुत बड़ी हो जाती है तभी वह इस तरह के आधुनिक वस्त्र पहन सकती है, नहीं तो बड़ा सा समीज या कोई टाइट सा जैकेट पहना और वह किशोरावस्था में आए शारीरिक परिवर्तनों को उजागर होने से बचाती थी। और सुनिधि को भी हमेशा दुपट्टा लेने को कहती थी। एक तरह से उन्होंने उसके लिए पहनने के कपड़े के विकल्प बहुत कम कर दिए थे, या तो सामने बनी हुई झालरों वाली बड़ी सी ढीली ढाली फ्रॉक या सलवार कुर्ता और दुपट्टा। कभी कभी तो जब वहीं बाहर जाना होता या घर में आए मेहमानों में पुरुष पात्रों की संख्या बढ़ जाती तो माँ के निर्देशानुसार सुनिधि को दुपट्टे में सेफ्टी पिन भी लगाना पड़ जाता था। सुनिधि को कोई सही माप के और सुविधा के ध्यान में रखकर बनाए हुए इनर ब्रीफ्स नहीं मिलने की वजह से उसने अपना पसंदीदा खेल बैडमिंटन भी खेलना लगभग छोड़ ही दिया था। ढीले ढाले कपड़ों में उछल उछल कर खेलने में सुनिधि को बड़ा संकोच होता था, जबकि अन्य प्लेयर्स स्पेंडेक्स और लाइक्रा के स्ट्रेचेबल और फिट स्पोर्ट्स के कपड़े पहनकर खेलती और आत्मविश्वास से भरपूर रहती थी। इधर ढीले ढाले बगैर माप के कपड़ों में काव्या बहुत ही असहज महसूस करती और ठीक से खेल भी नहीं पाती थी।
लिहाजा वह किशोरावस्था के 3-4 साल खेल और स्पोर्ट्स से दूर ही हो गई। बाद में कॉलेज जाने पर जब अपनी मर्जी और ज़रूरत के हिसाब से कपड़े पहनने की अनुमति मिली भी तो सुनिधि को खेलने की प्रैक्टिस छूट जाने की वजह से खेल में रुचि ही समाप्त हो गई थी। इस बात का पछतावा उसे आज भी कभी कभी सालता है। शायद तभी अपनी लाडली भतीजी काव्या को वही सब झेलते देखकर जो उसने भी झेला था। सुनिधि का मन एकदम से पसीज गया और वह काव्या के लिए एकदम जागरूक हो उठी। तब की सुनिधि ने खुद के लिए अपनी माँ जानकी जी से बहुत बहस की थी, पर उसे सफलता नहीं मिली थी और हार कर अपनी माँ की बात माननी पड़ी थी। आज भी सुनिधि की अपनी माँ से काव्या के हित के लिए काफ़ी बहस करना पड़ा था। तब जाकर कहीं जानकी जी अपनी 15 वर्षीय पुत्री को उसकी ज़रूरत और उसकी उम्र के हिसाब से अतः वस्त्र और स्पोर्ट्स के कपड़े दिलवाने की राजी हुई थी। और लंबी बहस के बाद सुनिधि आज काव्या को लेकर मॉल जा रही थी। काव्या आज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बुआ ने अंततः उससे उसकी परेशानी समझ ली थी। वह मात्र 7 वर्ष की थी तभी उसकी माँ रंजना का देहांत हो गया और तब से बिना माँ की बच्ची अपने दादा दादी के साथ ही पल रही थी। उसके पिता अशोक एक वकील थे और उन्होंने अपने ही घर के सामने वाले कमरे में अपना ऑफिस खोल दिया था। पत्नी की आकस्मिक मृत्यु के बाद काफ़ी विचित्र से हो गए थे। अशोक जी फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला और काव्या का मुंह देखकर ही जी रहे थे। पुराने ख्यालों की जानकी जी काव्या की बातों को नज़रअंदाज कर देती और वह संधि की उम्र में उसे भी उन्होंने वही कपड़े पहनने दिए जो उन्होंने अपनी बेटी सुनिधि को दिया था। बिना माँ की बच्ची काव्या ने यथासंभव अपनी दादी की बातों का विरोध किया था और कई बार कहा कि दादी मुझे इन कपड़ों में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होता है। पर दादी को जितना समझ में आया उन्होंने उसे उसे इतना ही पहनने के लिए कहा और यह भी कहा कि काव्या अभी तुम छोटी हो, इस उम्र में आधुनिक इनर वियर्स पहनना सही नहीं। दादी की बातों का और विरोध ना करते हुए काव्या किसी तरह उन्हीं कपड़ों उन्हीं और अंतः वस्त्रों में स्कूल जाती रही और कई बार अपनी सहेलियों के सामने उसे शर्मिंदगी महसूस होती क्योंकि वह सारी सहेलियाँ अपनी सुविधा के मुताबिक आधुनिक अतः वस्त्र पहनने लगी थी और उन्हें ज़रा भी असुविधा नहीं होती थी, जबकि काव्या कई बार अपनी पसंद के कपड़े इसलिए नहीं पहन पाती थी क्योंकि उसके अंतः वस्त्र सही नहीं थे। बचपन से ही काव्या को उसकी सुनिधि बुआ बहुत प्यार करती थी, पर एक तरह से दोनों बुआ और भतीजी में माँ बेटी जैसा प्रेम था। इस बार गर्मी की छुट्टियों में जब सुनिधि बुआ आई तब काव्या ने अपनी परेशानी उन्हें बताया, जिसे उसकी बुआ ने बहुत अच्छी तरह समझा। हालांकि सुनिधि के खुद की ही कोई बेटी नहीं थी, उसके 2 बेटे थे, लेकिन फिर भी वह इसी घर की बेटी थी और ऐसी समस्या झेल चुकी थी। वह भी जानती थी कि उसकी माँ जानकी जी इन आधुनिक परिधानों के मामले में थोड़ी संकुचित विचारधारा रखती है, इसीलिए उनको मानना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन जब ठान लिया तो ठान लिया। ऐसा ही निश्चय कर सुनिधि ने अपनी माँ से बात की। काफ़ी बहस और नानुकुर के बाद आखिर जानकी जी मान गई और आज दोनों बुआ और भतीजी शॉपिंग पर जा रहे थे, जहाँ सुनिधि ने काव्या को उसकी उम्र और ज़रूरत एवं सुविधा के अनुसार कपड़े दिलवाए। उन कपड़ों में वह ज़्यादा कंफर्टेबल और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कर रही थी। आज काव्या को अपनी माँ को तो याद आ ही रही थी, साथ ही माँ जैसी बुआ पर भी उसे बहुत प्यार आ रहा था। सुनिधि जब भी मायके आती तब काव्या को अपने साथ ही सुलाती थी। उस रात सुनिधि ने काव्या को वह संधि से संबंधित बहुत सी बातें समझाई जो एक माँ अपनी बेटी को समझाती है, और काव्या बहुत ही ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगी। आखिरकार काव्या ने सुनिधि से पूछ ही लिया, बुआ आप इतना कुछ कैसे समझाती हो? आपको कैसे मालूम कि मुझे इस उम्र में यह सब परेशानी हो रही है? क्योंकि दादी तो मेरी बात तो
ना तो समझती है और ना ही मानती है। सुनीति ने मुस्कुराकर अपना ममता भरा हाथ कव्या के सिर पर फेरते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ तो क्या हुआ? मैं जानती हूँ कि इस उम्र में एक बच्ची को माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और मैं और तुम्हारी माँ आपस में बहुत अच्छी सहेलियाँ भी थी। इसके अलावा तुम भूल रही हो कि मैं भी इसी घर की बेटी हूँ, और कभी तुम्हारी तरह मैं भी इस उम्र में थी और यह सब झेल चुकी हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारी सारी समस्या अच्छे से समझती हूँ, और जो कुछ मैंने झेला वह तुम्हें नहीं झेलने दूंगी। काव्या एकदम भावुक हो गई। अपनी माँ का प्यार तो उस बच्ची को 7 साल तक ही उम्र तक मिला था। उसकी आंखों में माँ की धुंधली छवि बसी हुई थी। उसके बाद जो भी माँ जैसा प्यार मिला वह अपने अपनी सुनिधि बुआ से ही मिला था। और आज बुआ ने उसकी किशोरावस्था की समस्या को समझकर उसका ऐसा समझदारी भरा निदान किया था, और उसके कपड़ों के मामले में, साथ ही उसके मानसिक तनाव और इस उम्र में आए हुए तमाम बदलाव को जिस तरह से सहजता से लेने के लिए बुआ ने सिखाया, उससे कव्या का मन बड़ा ही शांत हो गया था। आज कव्या बुआ के गले लगकर बहुत ही शांति से हुई थी, और उसे लगा रहा था आज अगर उसकी माँ जीवित होती तो वह भी ऐसे ही प्यार करती और ऐसे ही किशोरावस्था के परिवर्तनों को समझते हुए उसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना सिखाती। अब काव्या कंफर्टेबल इन वीरियस पहनकर स्कूल जाती, खुद में बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई महसूस करती। उसने फिर से बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था और बहुत खुश रहने लगी थी। सबसे बड़ी बात, इन बुआ भतीजी ने जानकी जी को भी सोच बदल दी थी। और वह छुपकर साप्ताहिक बाजार से नाप बेनाप का कोई सा भी अतः वस्त्र नहीं उठा लाती थी, बल्कि बाकायदे वह भी अच्छी तरह ढंग से कपड़े पहनने लगी थी, जो उन्हें फिट भी आते थे और आरामदायक भी थे। अब के जब सुनिधि मायके ससुराल जा रही थी तो उसे बहुत बड़ी उपलब्धि का एहसास हो रहा था। उसने कव्या की मदद तो की, साथ ही अपनी माँ जानकी को भी समय के साथ चलने पर सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित कर आई थी। सुनिधि को स्टेशन छोड़ने आई कव्या ने अपनी बुआ को एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया और प्यार से कहा, बुआ, इस पैकेट को आप ट्रेन में खोलना। कव्या और सुनिधि देर तक एक दूसरे के गले लगकर कुछ कहीं अनकहीं कहती रही। वह तो और देर तक एक दूसरे से बतियाती रहती कि तभी कव्या के छोटे मामा गिरीश ने कहा, ट्रेन आ गई, अब तो एक दूसरे को छोड़ो। दीदी, आप इस कब्बू को अपने साथ ही ले जाओ, बुआ की चमची है। चमची? आज गिरीश मामा के चिढ़ाने पर कव्या जरा भी नहीं चिढ़ी। ट्रेन में चढ़ने के बाद भी देर तक बुआ भतीजी आंखों में आंखों एक दूसरे को निहार रही थी। स्टेशन पर खड़ी कव्या किसकी चिंता किए बगैर अपनी प्यारी बुआ को फ्लाइंग किस दिए जा रही थी। सुनिधि को कव्या बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों फिर कब मिलेंगे पता नहीं। ट्रेन खुलने के बाद सुनिधि ने अपनी पनियाली आंखें पोंछी और कुछ देर तो कव्या के बारे में ही सोचती रही। फिर अचानक उसे कव्या के गिफ्ट की याद आई। उसने उत्सुकतावश उस गुलाबी पेपर से लिपटे गिफ्ट को खोला। उसमें एक प्यारा सा छोटा सा पर्स था और उसकी रिंग एक तरफ लिखा था थैंक्स तो दूसरी पर लिखा था यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। पढ़कर सुनिधि मुस्कुरा पड़ी और रिंग को गाल से लगाकर चूम लिया। उसे लगा कि कव्या खिलखिला रही है। स्वच्छ किशोरावस्था के उम्र में बच्चों को एक अभिभावक के रूप में एक दोस्त की जरूरत होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।